साथियों नमस्कार। देवराज की आवाज़ में आपका स्वागत है। सखा, साथी और दोस्त ये कोई रिश्तेदार नहीं होते, किंतु उनका रिश्ता होता है अपने इस दिल से। लेकिन वर्तमान में ये जो कलयुग का समय चल रहा है, इसमें भी, अतीत में भी और भविष्य में भी कुछ ऐसे लोग अवश्य मिल जाते हैं जो दोस्ती में दगा करते हैं, धोखा करते हैं। तो आइए सुनते हैं इसी दोस्ती में दगे की एक कहानी, जिसमें किस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देता है। पुराने समय की बात है, जब एक गुरु और शिष्य किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और चलते चलते जब वो थक गए तो फिर गुरु ने कहा कि आज रात्रि विश्राम इसी नगर में करते हैं, और अपने शिष्य को कहा कि जाओ इस नगर में और वहाँ से हमारे खाने की कुछ व्यवस्था कर लो। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और निकल पड़ा नगर की ओर। जैसे ही नगर में गया, उसने देखा कि बड़ी विचित्र घटना घट रही थी। नगर के प्रवेश द्वार पर एक जंजीरों से बंधा हुआ बकरा खड़ा था और उसके पीछे 4 सैनिक, और वो सबको ये हिदायत दे रहे थे कि अगर आपको नगर में जाना है तो पहले इस बकरे को 5 जूते मारने पड़ेंगे, और नगर से भी कोई बाहर आता तो वो भी पहले बकरे को 5 जूते मारता। तो ये सारी घटना उस शिष्य को अचंभित कर दी, आश्चर्य में डाल दी। ये सारा घटनाक्रम देखते हुए शिष्य भी नगर में प्रवेश किया, लेकिन उससे पहले उसने भी उस बकरे को 5 जूते मारे। फिर अंदर गया, खाने पीने का सामान लेके आया, अपने गुरुजी को खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद रात्रि विश्राम में शिष्य के मन में जो बात उछल रही थी, उसने अपने गुरुजी से कही, गुरुजी, इस नगर के राजा बहुत ही दयालु नहीं है, क्रूर है। उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया है कि नगर के प्रवेश द्वार पर एक बकरा बंधा हुआ है और आने जाने वाले व्यक्ति उसके 5-5 जूते मार रहे हैं। तो ये क्या है, कृपया करके स्पष्ट बताइए। गुरुजी ने कहा कि ये जो बकरा है वो वास्तव में बकरा नहीं है, ये राजा का परम मित्र है, जिसने राजा को धोखा दिया, षड्यंत्र किया, और उसकी सजा और उसके कर्मों का फल ये भोग रहा है। शिष्य के मन में कौतूहल जग चुका था, जिज्ञासा जाग उठी थी कि गुरुजी वास्तव में बताइए आखिर ये क्या है। तो फिर गुरुजी ने सब विस्तार बताया कि इस नगर के राजा विक्रम सिंह बहुत ही पराक्रमी, वीर, दयालु और सेवाभावी राजा है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वह उनके राज्य में एक ऋषि मुनि प्रवेश कर गए, और जैसे ही उनका पता इस राजा को चला, राजा भी दरबार से दौड़े दौड़े ऋषि मुनि के दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए वहाँ पर गए। और जैसे ही वहाँ गए, उनकी सेवा की, उनको प्रणाम किया, महाराजा खुश हो गए। और खुश होने के पश्चात महर्षि ने राजा को यह आदेश दिया कि आप अवश्य मेरे आश्रम में आना, मैं आपको एक ऐसी विद्या सिखाना चाहता हूँ जिससे आपका कल्याण होगा और इस प्रजा का भी कल्याण होगा। ये सुनते ही राजा ने अहोभाग्य समझा और अपने राजमहल में वापस चले गए। जैसे ही राजा दरबार में पहुँचे, उनके मन में वो अलग सी विद्या सीखने की लालसा जाग उठी। रानी से कहा कि हे महारानी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन ऋषि मुनि से वो विद्या सीखने जाना चाहता हूँ। रानी ने कहा, यह आपका जीवन है, आपका फैसला है, प्रजा के कल्याण के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी तरफ से स्वतंत्रता है आपको। फिर बाद में राजा अपनी दूसरी पत्नी के पास गए, उनसे कहा, तो उस पत्नी ने कहा कि हे महाराजा, मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, आपको देखे बिना तो मेरा दिन भी नहीं निकलता, तो आप इतना दूर कैसे जाओगे। फिर भी अगर आप जाना चाहते हो, जाइए, मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख दूंगी। ये सब स्थिति होने के पश्चात वो दिन आ ही गया जब राजा को आश्रम में जाना था नई विद्या सीखने के लिए। लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, और उस राजा का एक परम मित्र था, उसने अपने परम मित्र को साथ में ले लिया। और जैसे ही दोनों आश्रम की ओर निकले,
उससे पहले उनको याद आया कि एक बार जैसे ही राजा और उसका परम मित्र आश्रम की ओर जाने लगे, तब राजा को अचानक याद आया कि एक बार मैं रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। और वो वापस अपनी बड़ी रानी के पास गए, जो कि बहुत ही समझदार, सत्यवादी और पतिव्रता रानी थी। और रानी के पास गया और रानी से कहा कि हे रानी, पता नहीं उस विद्या को सीखने में कितना समय लग जाए। मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको आखिरी निशानी देना चाहता हूँ, ताकि जब भी मैं वापस आऊँगा तो सबसे पहले वो निशानी मांगूंगा। और जैसे ही अगर वो निशानी मैं मांगता हूँ तो आप समझ जाना कि मैं वास्तव में वही राजा हूँ। तो राजा ने अपनी मूंछ का एक बाल निकाल करके रानी को दे दिया और कहा कि इसको संभाल के रखना, और जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो सबसे पहले मैं ये मूंछ का बाल आपसे मांगूंगा। रानी ने सहमति जताई और हंसते हंसते राजा को विदा कर दिया। राजा और उसका परम मित्र उस आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए निकल चुके थे और चलते चलते कई दिनों के पश्चात उस जंगल के किनारे पहुंच गए जहां उस ऋषि मुनि का आश्रम था। लेकिन उस जंगल के अंदर घोड़े नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अपने घोड़े बाहर ही खड़े कर दिए और इस दुर्लभ रास्ते को पार करते करते आखिर आश्रम में पहुंच ही गए। और आश्रम में पहुंचा तो देखा कि वो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तपस्या में लीन उनका चेहरा बिल्कुल आभा मंडल से युक्त था और राजा और उसका परम मित्र दोनों शांत मुद्रा में उनके सामने जाकर के बैठ गए। और बैठे बैठे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, लेकिन उन ऋषि ने अपनी आंखें नहीं खोली। तब राजा को विचार आया कि क्यों न हम बैठे बैठे इंतजार करें, इससे अच्छा तो यह है कि हम इस आश्रम का सौंदर्यकरण ही कर लें। तो राजा और उसके मित्र दोनों उठे, ऋषि मुनि की कुटिया को साफ सफाई करके सुंदर बना दिया और आसपास सुंदर पुष्पों के पेड़ पौधे लगा दिए, फल फूलों के पेड़ पौधे लगा दिए। और देखा कि 21 दिन के बाद में ऋषि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने वही राजा विराजमान थे। तो ऋषि मुनि ने चारों तरफ देखा, अपनी कुटिया को देखा जो सौंदर्य से झलक रही थी, आसपास देखा फल फूलों के पेड़ पौधे महक रहे थे। उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपका मेरे इस आश्रम में स्वागत है। फिर अगले ही दिन से राजा उस विद्या को ग्रहण करने में मगन हो गए। जैसे जैसे ऋषि उस राजा को उस विद्या के बारे में सिखाते, वैसे वैसे उनका मित्र कुछ न कुछ काम करते करते वो विद्या सीख रहा था। लेकिन राजा ने एक दिन पूछ लिया कि हे महाराज, मुझे बताइए ये विद्या किस प्रयोजन से काम आएगी। तो ऋषि मुनि ने कहा कि मैं आज आपको ऐसी विद्या देने जा रहा हूँ जिसमें आप अपना प्राण किसी भी मृत जीव के अंदर डाल सकते हैं और उसको वापस जिंदा कर सकते हैं। अर्थात आप अपने शरीर को त्याग करके किसी अन्य मृत शरीर में जा सकते हैं। तो राजा ने कहा ये तो बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी विद्या है। तो ये सारी बात सुन करके उसका मित्र, जिसके मन में भी ये विद्या सीखने की लालसा और जिज्ञासा जाग उठी, वो भी काम करते करते उस विद्या का मनन करने लगा। जैसा जैसा मंत्र ऋषि मुनि राजा को सिखाते, वैसा का वैसा मंत्र वो भी अपने मन में रटता और याद करता गया। और करते करते पता नहीं कब 5 वर्ष बीत गए और राजा ने उस विद्या में पारंगत और पूर्णता हासिल कर ली। और इस तरह से ऋषि मुनि के द्वारा 2 जनों को विद्या प्राप्त हो गई। राजा ने भी सीख ली और उस मित्र ने भी अपने मन में वो विद्या सीख ली। अब दोनों ने प्रणाम करके ऋषि मुनि से विदाई मांगी और पुनः अपने राजमहल की जाने की आज्ञा मांगी। तो ऋषि मुनि ने कहा कि इस विद्या का प्रयोग आप सिर्फ परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए करना, ताकि इसका सार्थकता और इसका सदुपयोग हो सके। अब रास्ते में जाते जाते
राजा और उसके मित्र दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि पता नहीं कब 5 साल बीत गए, पता ही नहीं चला समय का। अब मैं राजमहल में जाऊंगा और इस विद्या का प्रयोग करूंगा। तभी उसके मित्र के मन में कुटिलता आई, थोड़ी सी धोखेबाज और दगा पनपने लगा। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं इस विद्या को सीख तो चुका हूँ, राजा खुद बन करके उस राज्य पे राज करूं। और उसने कुटिलता के साथ में राजा से कहा कि हे राजन, मैंने 5 वर्षों तक आपकी और महर्षि की सेवा की, आपकी विद्या सीखने में मदद की। मेरे मन में एक छोटी सी आशा की किरण है, वो आप पूरी कर दीजिए। राजा ने कहा, तुम मेरे परम मित्र हो, सारे रिश्तेदार एक तरफ और तुम एक तरफ, मांगो क्या मांगते हो। तभी उस मित्र ने कहा कि हे राजन, आपने जो भी विद्या सीखी है मैं उसको अपनी आंखों से एक बार देखना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। तभी रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा कि एक तोता मरा हुआ पड़ा था। तो उस मित्र ने कहा कि हे महाराज, एक बार सिर्फ मेरे लिए आप अपने प्राण इस तोते में डाल दीजिए और ये तोता जी उठेगा, मैं देख लूँगा, मेरे मन को संतुष्टि हो जाएगी। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उस मरे हुए तोते को अपने सामने रखा और मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन उस मित्र के मन में भी कुटिलता आ चुकी थी। इस तरफ राजा मंत्र पढ़ रहे थे और जैसे ही मंत्र पढ़ते 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 अचानक राजा का शरीर निडाल होकर के नीचे गिर गया। राजा के शरीर से प्राण निकल गए और वो प्राण उस तोते में समाहित हो गए और वो तोता फड़फड़ाता हुआ उठ करके खड़ा हो गया और उड़ता उड़ता कभी इस डाल पे बैठता, कभी इस डाल पे बैठता। और इस मौके का फायदा उठा करके उस मित्र ने भी मन में मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसका शरीर निडाल हो गया और उसने अपने प्राण उस राजा के शरीर में प्रवेश कर दिए। और फिर जैसे ही उसका शरीर निडाल होकर के गिर गया, जैसे ही मित्र के प्राण उस राजा के शरीर में प्रवेश कर दिए, फिर वो उठ करके जोर जोर से हंसने लगा और राजा से कहने लगा, अब आप इसी तोते के शरीर में विचरण करना और मैं जाऊंगा और आपकी नगरी पे राज करूंगा। राजा ये सब देख करके अचंभित हो गए कि मेरा मित्र, जो हम एक थाली में बैठ करके खाना खाते थे, जिसके ऊपर मैं इतना विश्वास करता था, आज उसने इतना बड़ा दगा दे दिया और डाली पे बैठे बैठे रो रहे थे। लेकिन उस कपटी मित्र ने क्या किया, जो कि अब राजा बन चुका था, उसने आसपास से घास फूस लकड़ी इकट्ठा की और उसने अपने शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर चला अकेला उस राज्य में राज्य करने के लिए। और उधर डाल पे बैठा बैठा राजा रो रहा था और उसके मस्तिष्क में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और इधर वो राजमहल में पहुंच गया। लेकिन राजा तो पहुंचा, लेकिन वास्तव में वो एक कपटी मित्र था। और जैसे ही राजा को आते हुए देखा तो सैनिक, संतरी, मंत्री, दरबार सब फूले न समाये, सब ने उनका स्वागत किया, जय जयकार की। रानियां भी बहुत ही प्रफुल्लित हो गई कि वास्तव में हमारे राजा 5 वर्षों बाद एक विद्या सीख करके आ गए। सबसे पहले वो बड़ी रानी के पास गए, लेकिन बड़ी रानी ने स्वागत की थाली ली, सत्कार किया, लेकिन उनके सामने देखती रही। और अचानक जब तक राजा कुछ बोलते, उसने अपनी थाली वापस घुमा दी और अपने कक्ष में चली गई। ये सारा मंजर देख करके प्रजा और दरबारी अचंभे में हो गए कि रानी ने राजा का स्वागत क्यों नहीं किया। सबने मनाया लेकिन माने नहीं। वापस रानी से पूछा कि आपने राजा का स्वागत क्यों नहीं किया। तो कहा कि राजा और मेरे दोनों के बीच में एक गुप्त बात हो रखी थी, अगर वो राजा बताते तो मैं उनका स्वागत अवश्य करती, लेकिन मेरी संतुष्टि के लिए जब तक राजा वो बात नहीं बोलते मैं उनका स्वागत नहीं करूंगी। अब राजा ने कहा कि हे रानी, 5 वर्ष बीत चुके हैं, अब वो बात मुझे याद नहीं,
तो रानी ने कहा, जब वो बात याद आ जाए तब आप मेरे पास आ जाना, मैं आपका हर्ष स्वागत और सत्कार करूंगी। अब वो कपटी मित्र मन में सोच रहा था कि राजा ने पता नहीं ऐसी कौन सी गुप्त बात कर रखी थी जो मुझे भी तो पता नहीं है। अब मैं रानी को क्या बताऊं। अब उसने क्या किया, दूसरी रानी के पास गया। अब दूसरी रानी पागल थी, कितने वर्षों से राजा के दर्शन नहीं किया। वो तो जाते ही सीधा राजा से लिपट गई, उसका आदर सत्कार स्वागत किया और खुशी खुशी छोटी रानी और राजा साथ में रहने लग गए। फिर राजा ने राजपाट संभाला, दरबारी कवियों के साथ में बातचीत की। चूंकि वह उस दरबार से भली भांति परिचित था, इसलिए उसको कोई ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सारे भेद जानता था। कौन सा दरबारी कवि है, कौन सा सेनापति है, कौन सा सैनिक है, ये सारी बातें वो पहले से ही जानता था, इसलिए उसको इतनी कठिनाई नहीं हुई। और उसने मन में सोचा कि ये बड़ी रानी मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो उसने दरबार में जाते ही सबसे पहले ये ऐलान किया कि इस राज्य के समस्त लोगों को ये मेरा पैगाम पहुंचा दिया जाए कि जो भी एक मरा हुआ तोता लेकर के मेरे पास आएगा, मैं उसको एक सोने की मुद्रा दूंगा। इस तरह से फैसला सुनाते पर सब अचंभित हो गए कि राजा ने ऐसा कैसा फैसला सुनाया। लेकिन इस फैसले के पीछे राजा की बहुत बड़ी रणनीति थी कि कभी न कभी वो राजा जो तोते के रूप में विचरण कर रहे हैं, वो वापस इस राज्य में आ सकते हैं। इसलिए जनता और पूरी प्रजा पागल हो गई और सब तोतों को मारने के लिए इधर उधर भागने लगी। कोई 2 तोता मार करके राजभवन में जमा करवाते तो 2 सोने के टके मिलते, कोई 10 तोते। इस तरह से करते 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 पूरे राज्य में तोते समाप्त हो गए। और उस कपटी मित्र ने, जो राजा बन चुका था, उसने मन में ये विचार भी किया कि बड़ी रानी भी मेरे लिए कभी न कभी समस्या बन सकती है। इसलिए उसने उस रानी को कैद में रख दिया। अब उस जंगल में वह तोता जो राजा बना हुआ है, उसने अपना होश संभाला और उसने कहा, चाहे मेरा शरीर कैसा भी हो, कोई भी हो, लेकिन मन से मैं राजा हूँ। मेरे पास बहुत सारी विद्या है। अगर इस एक विद्या के कारण मेरा मित्र मुझसे कपट कर सकता है, तो मैं अपनी शेष विद्याओं को संभाल करके, अपना बल बना करके मैं उसका सामना कर सकता हूँ। और इस तरह से उसने अपनी उड़ान भरी और चलते चलते अपने राज्य की सीमा के पास पहुँच गया। और जैसे ही वहाँ पर गया और बहुत ही थक गया था, प्यास लगी थी, और तालाब के किनारे, इसी तालाब के किनारे वह अपनी प्यास बुझाने के लिए आ गया। और जैसे ही वह अपनी प्यास बुझा रहा था, मौका देख करके एक शिकारी ने उसके ऊपर जाल डाल दिया और उसको पकड़ लिया। और पकड़ करके मन में खुश हो रहा था कि इस तोते को मार करके मैं दरबार में जमा कराऊंगा, मुझे एक सोने की मोहर मिलेगी। जैसे ही पिंजरे में डाल करके वह राजभवन की ओर ले जा रहा था, तभी तोता बोल उठा, वही तोता जो राजा था। उसने कहा, हे शिकारी, तू मुझे राजा के पास मत ले जाओ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम मुझे इस नगर के बहुत बड़े व्यापारी के पास ले जाओ, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। उस शिकारी के मन में लालच आ गया। उसने कहा, इस तरह से तो मुझे एक सिक्का मिलता था, लेकिन इस तोते की बात सुन करके मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये तोता बोलता है। तो उसने उस तोते को छुपा करके उस नगर के बहुत बड़े सेठ के पास ले गया और सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे पास एक तोता है और ये तोता चाहता है कि मैं इसे आपको बेचूं। इसलिए आप और ये तोता आपस में पहले बातचीत कर लीजिए, फिर मुझे 10 सोने के सिक्के दे दीजिए। इस तरह से सेठ के मन में ये बात समझ में नहीं आई कि तोता भी कभी बोलता है।
चलो देखते हैं ये कैसा विचित्र तोता है। तो सेठ ने उस तोते को अपने कमरे में ले जा करके कहा कि हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। तो उस तोते ने कहा कि सेठ जी, आप मेरी जान बचाइए, मैं आपकी बहुत मदद करूँगा। और फिर उस सेठ के मन में भी दया आ गई और उसने उस शिकारी को 10 सोने के सिक्के दिए और उस तोते को खरीद लिया। अब तोता सारी विद्याओं में पारंगत था, वह सब कुछ समझता था। वो उसने अपने सेठ से कहा कि सेठ जी, कल से आप इस राज्य का समस्त गुड़ खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले 10 दिनों के बाद में गुड़ के भाव 10 गुना बढ़ जाएंगे। और सेठ ने वैसा ही किया, उस राज्य का जितना भी गुड़ था वो खरीद लिया और 10 दिन बाद में देखा तो गुड़ के भाव 10 गुना बढ़ गए। इससे सेठ को बहुत मुनाफा हुआ और वो मन में बहुत खुश होने लगे। इसी तरह से तोता जैसे जैसे कहता जाता और सेठ वैसे वैसे माल खरीदता जाता। इस तरह से देखते ही देखते महीने भर में सेठ की सारी खाली तिजोरियां भर गई और सेठ भी खुश हुआ। एक दिन सेठ ने कहा कि हे तोते, तूने मेरा बहुत मुनाफा कराया, बहुत फायदा करवाया, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो, कुछ मांगना चाहते हो तो क्या चाहिए तुम्हें। तब सेठ ये बात कह ही रहा था, तभी तोते की आंखों से आंसू आ गए और वो झरझर करके रो रहा था। तो फिर ये मंजर देख करके सेठ भी रुक न सका और उसने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई कि आज तुझे रोना पड़ रहा है। तब कहीं जाकर उस तोते ने अपनी सारी कथा सुनाई कि किस तरह से एक ऋषि उसके राज्य में आए थे, किस तरह से वो और उसका मित्र विद्या सीखने के लिए आश्रम में गए थे, किस तरह से उसके मित्र ने उसके साथ धोखा किया और किस तरह से वह नकली राजा बन करके राज्य पे राज्य कर रहा है। और ये सुनते ही सेठ उनके सामने प्रणाम करके खड़ा हो गया कि हे राजन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको जान न सका, मैं आपको पहचान न सका, आप तो हमारे राजा हो। अब मेरी इस भूल की सज़ा मुझे जो भी देंगे मंजूर होगा। लेकिन उस तोते ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम तो किसी न किसी प्रोत्साहन और पुरस्कार के लायक हो। अब मेरा एक छोटा सा काम कर दो। सेठ ने कहा, अब तो जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो फिर उस तोते ने कहा कि मुझे कैसे भी करके छुपाकर एक बार बड़ी रानी के पास ले जाओ। तो सेठ ने कहा, मैं अवश्य ही ये कार्य करूँगा। और अगले ही दिन सेठ ने अपने कपड़ों के अंदर उस तोते को छुपाकर राजभवन की ओर निकला और वहाँ जाकर के सीधा बड़ी रानी के महल के बाहर खड़ा हो गया। वहाँ पर एक दासी बाहर आई और उसने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। तो उस दासी ने कहा कि रानी को तो राजा ने जेल में डाल दिया है, अब आप उससे नहीं मिल सकते। तो फिर और उस नगर सेठ ने नई योजना बनाई और उस योजना के अनुसार उसने अपने दुकान पे जाकर के अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार दुराचार करना शुरू कर दिया। किसी को कम तोल करके देता तो किसी के पैसे ज़्यादा लेता और देखते ही देखते इसकी शिकायत राजा के पास चली गई और राजा ने कहा कि उस व्यापारी को भी जेल में डाल दो। और जैसे ही सैनिक उस व्यापारी को जेल में ले जाने के लिए जा रहे थे तो इस मौका देखते ही उसने उस तोते को अपने कपड़ों में छिपा करके वो भी कारागार में चल गया। और चलते चलते जैसे ही कारागार में उसको डाल दिया, रात के समय जब सारे सैनिक सो रहे थे, उसने सारा ध्यान लगाया कि रानी किस कारागार में बंद है। तब संजोग उस कारागार के जस्ट पास वाली कारागार में रानी बंदी थी और उसने देखा कि रानी पास में ही है। तो उसने रानी जी को प्रणाम किया और उनसे बातें करने लगा और बातों ही बातों में कहा कि हे महारानी, मैं इस जेल में ऐसे ही नहीं आया, इसका प्रयोजन सिर्फ आपसे मिलना था। तो रानी ने कहा
कि ऐसा क्या कार्य हो सकता है कि आप सिर्फ मिलने के लिए, एक संदेश देने के लिए इस कारागार में आए। तो उस व्यापारी ने कहा कि ये सारी बात मैं नहीं, ये मेरा तोता बताएगा। तो उसने सबकी नज़रों से चुरा करके और छुपा करके उसने अपने कपड़ों से वो तोता निकाला और रानी के कारागार में डाल दिया। अब तोता और रानी दोनों आपस में एक दूसरे को देखते गए और देखते 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 अचानक तोता बोल पड़ा कि रानी आप कैसे हो। तो ये बात और लहजा सुन करके रानी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने मन में सोचा कि ये लहजा कहीं न कहीं मेरे राजा से मिलता जुलता है। तभी तोता बोला, रानी आप कैसे हो, आपका ये हाल कैसे हो गया। ये सुनते ही रानी की आंखों से आंसू नदी की तरह बह रहे थे और उस तोते ने कहा, हे रानी मैं ही आपका राजा हूँ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर भी उसके मन में वही बात कि जब तक वो बात राजा नहीं कहते तब तक वो मानने को तैयार नहीं थी। और तभी तोता बोल उठा, हे रानी क्या आज भी आपके पास मेरी मूंछ का बाल है। तो रानी को विश्वास हुआ कि यही मेरा राजा है। लेकिन ये मन में विचित्र विचार पनपने लगा कि मेरा राजा तोता कैसे बन गया। तब कहीं जाकर के तोते ने पूरा वर्णन बताया कि किस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ है, किस तरह से मेरे परम मित्र ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन तोते ने कहा कि रानी अब मुझे आपका साथ मिल चुका है, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कल ही वापस संदेशा पहुंचाइए कि अब मैंने अपनी बात मान ली है और मैं राजा का स्वागत और सत्कार करने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही आपको यहाँ से रिहा किया जाता है आप अपने भवन में मेरे साथ मिलिए, हम नई योजना बनाते हैं। और उसने अपने तोते की बात, जो कि राजा थे, मान करके संदेशा भिजवाया कि मैं राजा से मिलना चाहती हूँ, उनका स्वागत और सत्कार करना चाहती हूँ। और ये बात जैसे ही उस कपटी राजा को मिली, उसने कहा कि रानी को कारागार से मुक्त किया जाए। अब रानी अपने भवन में जाकर के उस तोते के साथ बहुत बातें करती गई और अग्रिम योजना बनाती गई। अचानक राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अपने किसी विश्वसनीय सैनिक को भेज करके एक मरा हुआ बकरा आप महल में मंगवाओ और फिर मैं जो जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। रानी ने अपने विश्वसनीय सैनिक बलवीर सिंह को बुलाया और कहा कि राज्य में यदि कोई मरा हुआ बकरा है तो उसका शव लेकर के मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अगले ही घंटे एक मरा हुआ मुर्दा बकरा रानी के समक्ष प्रस्तुत था और फिर राजा ने, जो तोता बने हुए थे, उसने रानी को अपनी एक रहस्यमयी घटना और रहस्यमती रणनीति समझाई। वैसे वैसे रानी करती गई और सबसे पहले दासी से संदेश भिजवाया कि मैं राजा का स्वागत करना चाहती हूँ, उसी राजा का जो कपटी मित्र राजा बन करके शयन कर रहा था, उस राज्य पे राज्य कर रहा था। और ये संदेशा पाते ही वो खुश हो गया कि आखिर रानी मान गई। अब मेरे सामने कोई समस्या नहीं, न तो कोई तोता बचा न ये रानी बची। अब पूरे राज्य पे सिर्फ मेरा और मेरा और मेरा अधिकार है। और वो दौड़ा दौड़ा रानी के पास गया। रानी ने अपने ऊपरी मन से न चाहते हुए भी थाली सजाकर उस राजा का स्वागत किया, सत्कार किया और फिर कहा कि हे राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने बात कही थी, मैंने आपको याद दिलाई, लेकिन आपको याद नहीं आई। ये हो सकता है कि समय बहुत हुआ, 5 साल हो गए, इसलिए आपको याद नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या कहा था कि जैसे ही मैं ऋषि मुनि के पास जाऊंगा, विद्या सीखूंगा और उस विद्या का प्रयोग सबसे पहले मैं आपके पास दिखाऊंगा। तो ये बात तो आप भूल ही गए। तो राजा ने कहा, अच्छा ये बात थी, कोई बात नहीं, इसका तो मैं अभी प्रस्तुतिकरण दे सकता हूँ आपके सामने। जगह नहीं, मेरे सामने नहीं, समस्त राजा के दरबारी और जितनी भी प्रजा है उसके सामने आप अगर ये प्रयोग कर दो तो मेरा
भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और सबसे पहले मैं देखूंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और उस कपटी राजा ने मन में ये विचार किया, अब तो रानी भी मेरे कब्जे में है और राजा भी है, वो शायद मर चुका होगा, क्योंकि प्रजा ने एक एक सोने की सिक्के के लालच में सारे तोतों का विनाश कर दिया है। और सहर्ष उसने ये बात मान ली और अगले ही दिन भरे दरबार में प्रजा, दरबारी, सेनापति और सैनिक ठसाठस भरे हुए थे। उसके सामने उस रानी ने कहा कि वो लाया जाए। तभी सैनिक बलवीर सिंह चौहान ने मरे हुए बकरे को दरबार के बीचों बीच ला करके पटक दिया। और सब लोग देख रहे थे कि अब राजा आगे पता नहीं क्या करने वाले हैं। तभी तोता बने हुए राजा उस कक्ष के रोशनदान में छुपे हुए थे और वो मौके का इंतजार कर रहे थे। और उस कपटी राजा ने मंत्र पढ़ा और अपना शरीर वही छोड़ करके उस बकरे में अपने प्राण डाल दिए और वो बकरा उठ करके खड़ा हुआ और राजा का शरीर वही निडाल हो गया। तभी इस मौके का फायदा उठाकर सच्चे राजा ने वहीं से मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपना प्राण वापस अपने ही शरीर में डाल दिए। और वो बकरा अब तिलमिला उठा था कि ये क्या हो गया। हे प्रभु प्राणनाथ, ये क्या हुआ? जो आजकल का ट्रेंडिंग चल रहा है ये हो गया। प्रजा ये सोच में पड़ गई कि वापस राजा खड़े कैसे हो गए। अगर राजा ने अपने प्राण उस बकरे में डाले तो राजा वापस जीवित कैसे हो गए। तो इस बात पे रानी ने बीच में आकर के कहा कि ये राजा जो अभी खड़े हुए हैं ये हमारे सच्चे राजा है, और वो जो राजा जिसने अपने प्राण इस बकरे में डाल दिए हैं वो है इनका परम मित्र, जिसने इनको धोखा दे करके ये विद्या चुरा करके इसका गलत प्रयोग करके अपने दिन तक हमें धोखे में रख रहा था। तो इस तरह से फिर राजा ने उस बकरे को जंजीरों में बांधकर नगर के दरवाजे पर खड़ा किया और यह ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस नगर से बाहर जाएगा तो इस पहले बकरे को 5 जूते मारेगा, और बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर नगर में प्रवेश करेगा तो पहले इसको 5 जूते मारेगा, फिर इस नगर में प्रवेश करेगा। इस तरह से कपट का अंत बहुत बुरा होता है। अतः साथियों, आप सबसे निवेदन है कि अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ कभी भी धोखा न करें, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं होता है। जब जब जिस इंसान ने अपने किसी मित्र के साथ, अपने किसी संबंधी के साथ धोखा किया है, वही धोखा वापस उसको मिला है, क्योंकि मित्र ऐसे ही नहीं बनता। ईश्वर ने मित्र उसी को बनाया है जो रिश्ते में नहीं बन सका है। अतः मेरे इस कहानी से आपको अच्छा संदेश मिला है, अगर अच्छी शिक्षा मिली है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खुश रहिए। फिर मिलते हैं देवराज की आवाज़ में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।